बात कर रहे हैं टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी मुद्रा प्रचार के प्रकार के बारे में। देखिए, टाइप्स और काइंड्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप देखते हैं कि अलग अलग तरह का अगर इन्फ्लेक्शन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग करके उसके जो उपाय होंगे वो भी अलग होंगे। तो यानी कि हमें अगर इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करना है या किसी देश की जो मौद्रिक नीति हैं जो बनाई जाती हैं इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो ध्यान रखिएगा वो अलग अलग टाइप्स को पहले पहचानते हैं कि किस तरह का इन्फ्लेक्शन है मार्केट में, उसी तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि मुद्रा बाजार को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उनके सजेशंस जो है वो अप्लाई किए जाएंगे। तो चलिए इसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा प्रचार के प्रकार यानी कि काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसे हम अपने स्टडी को बिल्कुल ईजी बनाने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कॉजेज बेस यानी कि कारणों के आधार पर, सेकंड है सिचुएशन बेस यानी परिस्थिति के आधार पर, और थर्ड है मोशन बेस यानी गति के आधार पर। तो जो मेन जो होंगे या हम कह सकते हैं कि आपका जो 2 मार्क्स का क्वेश्चंस हैं वो जो आता है वो अधिकतर गति के आधार पर होते हैं क्योंकि इसमें थोड़े नाम डिफरेंट होते हैं, तो इस बेस पे आ जाता है। वैसे किसी भी इन्फ्लेक्शन के टाइप्स को अगर पहचानना तो उसके नाम से भी हम पता लगा सकते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा कॉजेज बेस यानी कि कारणों के आधार पर। तो फर्स्ट है करेंसी इन्फ्लेक्शन, चलन मुद्रा प्रचार। देखिए यहाँ पे मुझे अब नहीं बताना होगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि इन्फ्लेक्शन क्या होता है, मुद्रा प्रचार क्या होता है। इन्फ्लेक्शन का दूसरा नाम या मुद्रा प्रचार का दूसरा नाम क्या होता है? महंगाई। तो महंगाई का मतलब क्या हो गया? जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा? और उत्पादन नहीं हो रहा है, उत्पादन कम है और मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस थोड़े से उत्पादन को, एक थोड़े से प्रोडक्शन के पीछे बहुत सारी जो मुद्रा होती है वो पीछे दौड़ लगाती हैं, तो महंगाई को बढ़ा देती हैं, उसी को ही कहते हैं इन्फ्लेक्शन। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट है करेंसी इन्फ्लेक्शन। करेंसी इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा करेंसी आपके मार्केट में आ रही है, उसका फ्लो आपके मार्केट में ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाता है? करेंसी इन्फ्लेक्शन। यानी कि जब देश में हम कह सकते हैं करेंसी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है या कह सकते हैं पेपर करेंसी बढ़ रही है, इससे हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ती है, तो इसे क्या कहेंगे? करेंसी इन्फ्लेक्शन कहेंगे, चलन मुद्रा प्रचार। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपकी करेंसी सर्कुलेट होगी मार्केट में उसी को ही हम कहते हैं करेंसी इन्फ्लेक्शन। सेकंड मोस्ट है क्रेडिट इन्फ्लेक्शन यानी साख मुद्रा प्रचार। अब देखिए क्रेडिट इन्फ्लेक्शन का मतलब हो गया कि जब हम लोन देते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आरबीआई है वो अपनी रेट्स को कम कर देती है, जैसे आप देखते हैं सीआरआर एसएलआर को कम कर देगी, तो जो कॉमर्शियल बैंक्स होगी वो लोन देने की कैपेसिटी में ज़्यादा आ जाएगी, और लोन देने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा कॉमर्शियल बैंक की होगी उतना ज़्यादा लोन जो है वो मार्केट में या कह सकते हैं पैसा मार्केट में आएगा। तो जितनी ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी होगी उतना ज़्यादा मनी सप्लाई मार्केट में होगा और वो इन्फ्लेक्शन को जन्म देगा। तो ये कहते हैं क्रेडिट इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक के द्वारा बैंकों को कह सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन के लिए कह सकते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन करें, आप मुद्रा साख को बढ़ाएं। तो उसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक होगी वो अपनी क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ा देगी। और क्रेडिट क्रिएशन का मतलब आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि अपने पास में जब बैंक के पास नई करेंसी आती है कॉमर्शियल बैंक के पास, तो कुछ रिजर्व को अपने पास रख के बाकी क्या करती है? लोन दे देती है। तो आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे 100 रुपीज़ है वो 500 में चेंज हो जाता है, तो उसी को ही कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर है? तो देखिए क्रेडिट जब बढ़ेगा यानी कि जब मुद्रा साख बढ़ेगी तो मुद्रा साख बढ़ने पर आप जानते हैं क्या होगा? जब लोन बढ़ेगा, इसको सिंपल क्या कह सकते हैं? जब लोन बढ़ेगा और लोन बढ़ने से मनी जो सप्लाई है मार्केट में वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? और मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस क्या हो जाएंगे? ऊपर की तरफ, यानी प्राइस ज़्यादा होंगे और देन ये कारण बनता है इन्फ्लेक्शन का। ठीक है। थर्ड है डिवैल्यूएशन इन्फ्लेक्शन यानी कि अवमूल्यन
मुद्रा प्रचार। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपने देश की करेंसी को जो डाउन, उसका जो मूल्य है, उसका जो प्राइस है, उसको हम क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। यानी कि अपने देश की करेंसी को हमने क्या कर दिया है, जानबूझ के डाउन कर दिया है, कम कर दिया है। तो देखिए अगर हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे इंपोर्ट तो क्या हो जाएगा, महंगा, और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, सस्ता। तो सिंपल है कि जब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो सारा का सारा जो वस्तुएं प्रोडक्शन कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो जो इंटरनल डोमेस्टिक एरिया का जो मार्केट रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, कमोडिटीज़ की कमी हो जाएगी, और कमी होने से क्या होगा, वही जब उत्पादन कम है तो वो बहुत सारी जो प्राइजेज है, जो मनी है आपकी, वो उस थोड़े से उत्पादन के पीछे दौड़ लगाएगी, और उसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन, या कह सकते हैं मूल्य वृद्धि। तो ध्यान रखिएगा, डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो करेंसी होती है उस करेंसी को हम क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। क्लियर? यानी कि डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमारे रुपए को जानबूझ के गिरा देना, तो इसे कहेंगे डीवैल्यूएशन। और जब डीवैल्यूएशन होता है तो जो इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट यानी कि आयात, हम माल कम मंगाएंगे। क्यों मंगाएंगे, क्योंकि हमने अपने मूल्य को, अपनी करेंसी के मूल्य को कम कर दिया है। तो अब अगर हम बाहर से सामान मंगाएंगे तो हमें ज़्यादा करेंसी जो है वो पे करनी होगी। लेकिन बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज वाले जो होंगे वो हमको ऑर्डर ज़्यादा देंगे, क्योंकि अब हमारी करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, कम, तो उनको सस्ता मिलेगा, तो वो हमको ऑर्डर ज़्यादा देंगे। क्लियर हुआ? इसे कहते हैं डीवैल्यूएशन, इन्फ्लेक्शन। जब देश की मुद्रा का या जब देश की करेंसी का विदेशी मुद्रा के रूप में अवमूल्यन कर दिया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है, तो आयात में क्या हो जाएगी, कमी, और जो आपके निर्यात है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हमारे जो देश में, इससे क्या होता है, जब निर्यात बढ़ेंगे तो हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है वो तो बाहर चला गया, तो हमारे देश में उत्पादन की कमी हो जाएगी, और उत्पादन की कमी होने से प्राइस बढ़ जाएंगे, और प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेक्शन होगा। दैट्स कॉल्ड टू डीवैल्यूएशन, इन्फ्लेक्शन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। ये है फुल एंड सेमी इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और इसको किसने दिया था, प्रोफेसर किन्स ने समझाया था, जिसमें हमने एक डायग्राम बनाया था, और डायग्राम को आपको पता होगा, इस लाइन को हमने दिया था फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन बताया था, पूर्ण रोजगार की स्थिति। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार के पहले, यानी कि कह सकते हैं बिफोर, पूर्ण रोजगार की बिफोर मतलब ये नीचे की साइड में, इसे कहते हैं सेमी इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको नीचे वाली लाइन को क्या कहेंगे, पूर्व, बिफोर को मतलब जो फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन से अगर पहले की बात करेंगे तो इसे कहेंगे जो कह सकते हैं अर्ध मुद्रा प्रचार। ठीक है, और ऊपर वाली लाइन को कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, नहीं सॉरी, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल इन्फ्लेक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोफेसर किन्स ने बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, अगर पहले की बात करें तो लोगों के पास इतना रोजगार नहीं है और वो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी में होते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्शन होगा वो डिमांड से कम होगा। ठीक है, जितना डिमांड करेंगे उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सेमी इन्फ्लेक्शन होगा। अब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हम कहें कि अगर ऑर्डर भी आए या प्रोडक्शन बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। और इस फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद की जो ऊपर की लाइन होती है, दैट्स कॉल्ड टू फुल्ली इन्फ्लेक्शन, और इसे दिया था प्रोफेसर किन्स ने। क्लियर है? बाद में बात करते हैं ये प्रॉफिट इन्फ्लेक्शन, यानी लाभ मुद्रा प्रचार। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट के कारण क्या आ रहा है, इन्फ्लेक्शन आ रहा है मार्केट में। देखिए इसको समझने के लिए आप देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और वो अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि मशीनरी है, रॉ मटेरियल अगर उसकी शॉर्टेज है तो वो अपना इन्वेस्ट नहीं कर पाता, तो ये जो प्रॉफिट है वो सिर्फ बिजनेसमैन के पास में रह जाएगा, तो बिजनेसमैन के पास रह जाएगा, और वो जो जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये
उसके पास रह गया और प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी और कह सकते हैं रॉ मेटल की शॉर्टेज है, और इस कारण से वो जो प्रॉफिट है वो क्या कर रहा है? इन्फ्लेक्शन को जन्म दे रहा है या इन्फ्लेक्शन को बढ़ा रहा है। तो ये मुद्रा प्रचार क्लियर है। तो प्रॉफिट इन्फ्लेक्शन किसे कहेंगे? जब आपका प्रॉफिट की वजह से अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है या कह सकते हैं मुद्रा प्रचार बढ़ता है, तो उसे कहते हैं लाभ आधारित मुद्रा प्रचार। क्लियर हुआ? तो ये हमने जो डिस्कस किए थे ये सारे किस पे आएंगे? कॉजेस बेस पे। क्लियर है। अब अगर हम बात करें सेकंड की सिचुएशन, सेकंड बात करते हैं सिचुएशन बेस यानी परिस्थिति आधारित वॉर टाइम इन्फ्लेक्शन, युद्धकालीन मुद्रा प्रचार। नाम से ही पता चल रहा है कि आपके युद्धकालीन समय में कुछ मूल्य में वृद्धि, आप कह सकते हैं मुद्रा जो सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि युद्ध के समय जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो तो कम हो जाता है और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सारे जो प्रोडक्शन के इंडस्ट्री सेक्टर है उनमें बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है वॉर टाइम इन्फ्लेक्शन में। तो वो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी में नहीं होती है। जब प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी में नहीं होगी तो वहाँ पे उत्पादन कम होगा और साथ ही आपका जो डिमांड है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ये कहलाता है वॉर टाइम इन्फ्लेक्शन। देन सेकेंड इज अ पोस्ट वॉर इन्फ्लेक्शन। पोस्ट वॉर इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? आपके युद्ध उपरांत जो मुद्रा प्रचार है उसके बारे में। देखिए, युद्ध जब आप देखते हैं वॉर जब एंड हो जाता है या युद्ध की समाप्ति हो जाती है, तो हम अपनी इकोनॉमिक में रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है वो इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है। अब आप युद्धकालीन के बाद में आपका युद्ध जो वॉर है वो ख़त्म हो गया है और अब आप क्या करना चाहते हैं? अपनी इकोनॉमिक में रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे? पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। तो यहाँ रिकंस्ट्रक्शन करने की कैपेसिटी तो है, आप पैसा लगा रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्या करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एकदम आपका प्रोडक्शन है वो ग्रोथ नहीं करेगा। प्रोडक्शन ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज वो इतना जल्दी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। और नहीं मिलने की वजह से आप कह सकते हैं प्रोडक्शन होगा नहीं, और प्रोडक्शन तो नहीं है लेकिन डिमांड क्या हो रही है? वो ज़्यादा हो रही है। इसीलिए डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा और ये इन्फ्लेक्शन का कारण बनता है। तो इसमें सिचुएशन बेस में आपको टू टाइप्स का पढ़ना है। एक तो है वॉर टाइम इन्फ्लेक्शन। वॉर टाइम इन्फ्लेक्शन में आप जानते हैं सारी की सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह उस पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। देन प्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होने पर डिमांड इंक्रीज होती है और डिमांड इंक्रीज होते ही प्राइस बढ़ेंगे और इन्फ्लेक्शन होगा। पोस्ट वॉर इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि अब आपका युद्ध खत्म हो गया है, एंड हो गया है और अब आप इकोनॉमिक में रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे कि पैसा लगाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा और डिमांड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप सिंपल बात है कि प्राइस बढ़ेंगे। तो ये जो है दोनों किस में आएंगे? सिचुएशन जो आपकी परिस्थिति है उसके अंदर आएंगे। चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं मोशन बेस पे गति के आधार पर, जिसे कहते हैं सबसे मेन है जो आपके एग्जाम में आता है वो है कीपिंग इन्फ्लेक्शन। देखिए कीपिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है रेंगता हुआ। ठीक है। यहाँ पे जो इन्फ्लेक्शन होगा उसमें आपकी प्राइस बहुत कम बढ़ेगी। ठीक है। प्राइस बहुत धीमे होगी, या कह सकते हैं कि जो ईयरली जो आप कह सकते हैं इन्फ्लेक्शन आता है या महंगाई जो बढ़ती है, ठीक है, प्रति वर्ष जो महंगाई बढ़ेगी वो हो सकती है कि 0.5% या 1% इंक्रीज हो, यानी रेंगते हुए बहुत धीरे इन्फ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि प्राइजेस हैं वो बहुत धीरे बढ़ रही हैं। ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि 1% जो है वो इंक्रीज हो रहा है आपके पर ईयर। ठीक है। अब बात करते हैं वॉकिंग इन्फ्लेक्शन यानी कि गतिशील मुद्रा प्रचार। वॉकिंग का मतलब है अब यहाँ पे तो धीरे थी लेकिन थोड़ी सी स्पीड यहाँ पे इसकी बढ़ गई है कंपैरिजन टू कीपिंग के। तो वॉकिंग में क्या हो जाएगा कि वॉकिंग में आप देखते हैं कि पर ईयर जो इन्फ्लेक्शन अभी 1% था, अब कितना हो रहा है? अब आपकी महंगाई जो बढ़ रही है वो आप कह सकते हैं 2% है या 2.5% है। दैट्स कॉल्ड टू वॉकिंग या मूविंग इन्फ्लेक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे जो मूल्य की वृद्धि होगी वो प्रतिवर्ष 2% वार्षिक वृद्धि हो सकती है। तो इसे कहते हैं चलता हुआ या गतिशील मुद्रा प्रचार। ठीक है।
इसमें हम एक कंडीशन और भी ले सकते हैं, रनिंग इन्फ्लेक्शन भी ले सकते हैं, दौड़ता हुआ, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि रनिंग जो इन्फ्लेक्शन होगा उसमें 6% या 4% जितना ईयरली होता है। रनिंग का मतलब दौड़ना। अब आपकी जो इन्फ्लेक्शन है वो दौड़ रही है और वहाँ पे कंट्रोल नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ठीक है, अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट है और सबसे जो भयानक और ख़तरनाक होता है वो है गैल्पिंग इन्फ्लेक्शन। गैल्पिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है उछलता या कूदता हुआ आपका मुद्रा प्रचार। देखिए यहाँ पे जो सबसे खतरनाक स्थिति इसलिए मानी गई है क्योंकि यहाँ पे जो इन्फ्लेक्शन की रेट रहती है प्रतिवर्ष वो रहती है 10%, जो बहुत ज़्यादा होती है, 10%। यानी कि प्रति वर्ष कितनी हो रही है, 10% से बढ़ रहा है इन्फ्लेक्शन। तो ये सबसे खतरनाक स्थिति मानी गई है और यहाँ पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो ये था गैल्पिंग इन्फ्लेक्शन। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो है आपका टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि मुद्रा प्रचार जो है उसके प्रकार। मोस्टली जो इन्फ्लेक्शन होता है वो ये माना जाता है कि डिमांड बेस पे होता है। डिमांड बेस का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन में शॉर्टेज हो रहा है लेकिन लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं, तो ये इन्फ्लेक्शन का कारण माना गया है। अगर गवर्नमेंट की आप देखते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करके इस इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल कर लेती है, किसको, डिमांड जो इन्फ्लेक्शन हो रहा है डिमांड की वजह से, तो वहाँ पे अगर डिमांड इन्फ्लेक्शन को थोड़ा कम किया जाता है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है, मूल्य में वृद्धि हो रही है, प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो रही हैं, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है लागत की वजह से अब बढ़ रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग में डिमांड इन्फ्लेक्शन ही होता है, डिमांड की बढ़ने की वजह से ही प्राइसेस बढ़ते हैं और वो कारण बनता है इन्फ्लेक्शन का। लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी से उसे कुछ कंट्रोल कर लिया जाता है, फिर भी अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो कॉस्ट है वो कह सकते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेक्शन भी उसे बोल सकते हैं, क्योंकि अब जो कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे वेजेस बढ़ रही है, मजदूरी है वो बढ़ रही है, रेंट बढ़ रहा है और वो वहाँ पे उसका कारण बनेगा। तो आज जो हमने डिस्कस किया था वो आपके डिफरेंट टाइप के जितने भी इन्फ्लेक्शन होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारी, हम देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है उस मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, या कह सकते हैं मार्केट के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए, वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपनी रेट को अप एंड डाउन करते हैं और अलग अलग मैथड जो होती है, टेक्निक्स होती हैं, उससे इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग सजेशंस और अलग अलग उपाय होते हैं, इसीलिए टाइप्स इतना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, थैंक यू।